1997 की वो एक ख़ास सुबह थी जब अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के पास आर्लिंगटन में रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन में सैकड़ों लोग मौजूद थे। कन्वेंशन सेंटर की खचाखच भरी सीटों के दोनों तरफ की दीवारों पर दुनिया के 80 देशों के झंडे लगे थे। ये उन देशों के झंडे थे जिनकी सेनाओं के कुछ चुनिंदा अफसरों को अमेरिकी सेना ने ट्रेनिंग के लिए चुना था। ट्रेनिंग खत्म होने पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले अफसर को आज सम्मानित किया जाना था। कत्थई लकड़ी के काम वाले उस खूबसूरत चमचमाते ऑडिटोरियम में सामने की तरफ बने ऊंचे मंच पर माइक्रोफोन था। तभी एक आवाज गूंजी, प्लीज वेलकम द रैम्बो ऑफ इंडियन आर्मी, मेजर वालिया। पूरा कन्वेंशन सेंटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सबकी नजरें उस विजेता को ढूंढ रही थीं। तभी अगली कतार में बैठा भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहने एक शख्स पूरे आत्मविश्वास के साथ उठा। मंच के किनारे से जाने वाली सीढ़ियों से होते हुए वो माइक के सामने जा खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में ऊपर से पड़ रही चकाचौंध कर देने वाली रोशनी। वो सामने सूट बूट में बैठे लोगों को गौर से देख रहा था, उस जगह की शानो शौकत को महसूस कर रहा था और याद कर रहा था हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में 20 साल पहले बनूरी गांव में रहने वाले एक बच्चे को। वो दुबला पतला बच्चा जो गरीबी के साए में सरकारी स्कूल की दरी पर बैठकर पढ़ाई करता था। वो बच्चा जो फटे पुराने कपड़े पहने जब सुबह स्कूल के लिए जा रहा होता था तो महंगे स्कूलों के कुछ अमीर बच्चों को देखता था। वो जो शानदार रंग बिरंगी स्कूल यूनिफॉर्म में होते थे, वो उन्हें हसरत से ताकते हुए सोचता था कि काश वो भी ऐसे स्कूल में पढ़ पाता। पापा, ये लोग कौन होते हैं? वो बच्चा सेना में सूबेदार अपने पिता से पूछता तो वो कहते, बेटा, ये लोग बड़े घर के बच्चे हैं। ये लोग खूब पढ़ते हैं और आगे चल के बड़े अफसर बनते हैं। शायद उसी दिन उस बच्चे ने तय कर लिया था कि वो भी खूब पढ़ेगा, खूब मेहनत करेगा और बड़ा होकर अफसर जरूर बनेगा। आज भारतीय सैन्य अफसर बनकर अमेरिका के रक्षा मुख्यालय में माइक के आगे खड़ा वही बच्चा बनूरी के सरकारी स्कूल से वॉशिंगटन के पेंटागन तक का अपना सफर याद कर रहा था। उसका नाम था मेजर सुधीर कुमार वालिया। अपनी जी तोड़ मेहनत से दुनिया में अपने लक्ष्य को हासिल कर देने वाली कहानियां यूं तो बहुत हैं, लेकिन मेजर सुधीर सिंह वालिया की कहानी कुछ चुनी हुई कहानियों में से एक है। 24 मई 1971 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पैदा हुए मेजर सुधीर वालिया के मन में सेना का हिस्सा बनने की ख्वाहिश शायद उनके पिता को देखकर जागी और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुजानपुर तिहाड़ सैनिक स्कूल में एंट्रेंस का इम्तिहान दिया और चुन लिए गए। वहां से 12वीं करने के बाद उन्होंने सफर का रुख खड़गवासला के एनडीए की तरफ किया और अपनी ग्रेजुएशन शुरू की। सुधीर वालिया के सामने चुनौतियां बहुत थीं, लेकिन दिल में वतन परस्ती का जज्बा इस कदर था कि हर मुश्किल को लांघते गए। इन चुनौतियों में से थे उनका दुबला पतला शरीर और अपने व्यक्तित्व का विकास। सुधीर वालिया बहुत मजबूत कदकाठी के नहीं थे, लिहाजा उन्होंने इस पर भी काम किया। वर्जिश की, दौड़ लगाई, अपने आप को मुश्किल हालात का सामना कर पाने के लिए तैयार किया और अंग्रेजी की लगातार पढ़ाई की। उनके पिता सूबेदार रूलिया राम बताते हैं कि सुधीर एनडीए में ग्रेजुएशन के दौरान पूरा पूरा दिन एक्सरसाइज करते और रात में अंग्रेजी की पढ़ाई करते थे। असर यह हुआ कि मजबूत हौसले और जी तोड़ लगन के बाद जब तक वो आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के दरवाजे तक पहुंचे, उनकी काठी किसी कमांडो की तरह मजबूत थी और अंग्रेजी पर पकड़ जबरदस्त। 11 जून 1988 की तारीख सुधीर वालिया की जिंदगी की सबसे यादगार तारीख थी। बचपन का देखा हुआ वो सुनहरा ख्वाब पूरा होने जा रहा था। वो 3 जाट रेजिमेंट में कमीशन हो गए थे। पिता रूलिया राम, माँ राजेश्वरी देवी और बहन आशा पासिंग आउट परेड में अपने लाडले सुधीर को शानदार यूनिफॉर्म पहने और हाथ में तलवार लिए कंटिंजेंट में सबसे आगे चलते हुए देख रहे थे। पिता की आंखें भर आई थीं उस वक्त जैसे ही सुधीर ने तलवार थामा हुआ हाथ हवा में उठाया और गर्दन बाईं तरफ की।
पिता और बेटे की नजरें मिलीं और पिता फफक कर रो पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आज मैंने दुनिया की हर खुशी पा ली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साल 1988 वही साल है जब भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। एलटीटी के नेतृत्व वाले विद्रोहियों और श्रीलंकाई सेना के बीच गृहयुद्ध जैसे हालात थे। ऐसे में भारत ने आईपीकेएफ यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स बनाकर 70,000 जवानों को श्रीलंका भेजने का फैसला किया। इन जवानों में सुधीर वालिया भी थे। ये वही मौका था जब सुधीर वालिया को उनके साथियों ने रैम्बो कहना शुरू किया, और उसकी वजह थी उनका निडर रवैया। श्रीलंका में कई बार काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के दौरान सुधीर वालिया ने जिस बहादुरी और हिम्मत का परिचय दिया वो बेमिसाल थी। कई मौकों पर खुद को मौत के सामने ले जाकर खड़ा कर देते और फिर मौत को चकमा देते हुए जीत हासिल कर लेते। वॉर रिपोर्ट्स में तभी उनका जिक्र अलग से किया जाने लगा। लेफ्टिनेंट जनरल पीसी कटोच, जो अब रिटायर्ड हैं, वो बताते हैं कि उस दौरान उनके कारनामे आए दिन सेना के अधिकारियों को चौंका देते थे। ऐसी जांबाजी उन्होंने पहले न देखी थी न कभी सुनी थी। उनके मुताबिक सुधीर के लिए अपनी जान की हिफाजत सबसे आखिरी चीज थी, जैसे उन्हें जान जाने का कोई डर ही नहीं था। आई वोंट डाई इन एन एक्सीडेंट और डाई ऑफ एनी डिजीज, आई विल गो डाउन इन ग्लोरी। ये वो वाक्य था जो सुधीर वालिया ने कई मौकों पर कहा था। बहरहाल श्रीलंका में आईपीकेएफ जब खत्म हुआ और सुधीर वालिया वापस हिंदुस्तान आए तो अब उनमें एक अलग ख्वाहिश जाग उठी। वो पैरा कमांडो बनना चाहते थे। सेना के अफसर हालांकि अब तक उनकी ज़बरदस्त फिजिकल फिटनेस और ख़तरों से ना डरने वाले एटीट्यूड से वाकिफ़ हो चुके थे, लेकिन फिर भी कई लोगों ने उनको समझाया कि कमांडो की ज़िंदगी अनिश्चितताओं के ख़तरों से भरी होती है। सुधीर नहीं माने। उनकी अर्जी कबूल हो गई और वो 9 पैरा कमांडो में शामिल कर लिए गए। 9 पैरा कमांडो भारतीय सेना का डेडलीस्ट कमांडो ग्रुप कहलाता है। ये सबसे ख़ास और ख़तरनाक मिशन के लिए स्पेशलाइज करते हैं, खासकर माउंटेन वॉरफेयर के लिए। कमांडो सुधीर वालिया को सियाचिन में पोस्टिंग मिली। 6 महीने के उन्होंने 2 कार्यकाल वहां बिताए। ये उस दौर की बात है जब सियाचिन में आज की तरह सैन्य सुविधाएं नहीं थीं। कम्युनिकेशन डिवाइस इतने अच्छे से काम नहीं करते थे। राशन पहुंचने में कभी कभी हफ्तों की देरी हो जाती थी। जिस्म को गरमाने के इंतजाम आज जैसे नहीं थे, लेकिन खतरा चौगुना था। कमांडो सुधीर वालिया का कई बार मौत से आमना सामना हुआ, लेकिन वो रैम्बो यूं ही नहीं कहलाते थे। तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक ने अपनी किताब करगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री में लिखा है कि सुधीर वालिया का जोश इतना ज्यादा था कि कभी कभी उनकी फिक्र होती थी। वो मुश्किल से मुश्किल मिशन के लिए बिना सोचे समझे हाँ कर देते, और हैरत की बात यह है कि जीत कर वापस भी आ जाते थे। जिंदगी में उन्होंने 9 बार मौत को चकमा दिया। काश वो 10वीं बारी कभी ना आती। लेफ्टिनेंट सुधीर वालिया को सियाचिन में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 2 बार सेना मेडल से सम्मानित किया गया। हालांकि दूसरा कार्यकाल पूरा करते वक्त मुठभेड़ में वो बुरी तरह जख्मी हुए, लेकिन मिशन फिर भी पूरा किया। सुधीर उस वक्त एंटी टेरर ऑपरेशन में मिले जख्मों से उबर ही रहे थे कि तभी उनको पता चला कि सेनाध्यक्ष ने उन्हें अपना एडीसी नियुक्त कर लिया है। एडीसी यानी एड डे कैंप सेना में एक बेहद सम्मानित पोस्ट होती है। सेनाध्यक्ष का एडीसी वो खास सेक्रेटरी सलाहकार होता है जो उन्हें युद्ध क्षेत्र की सारी जानकारी और सुझाव देता है। सुधीर स्वस्थ होने के बाद दिल्ली में प्रशासनिक पद पर तैनात हो गए। ये उपलब्धि कोई छोटी मोटी नहीं थी। इसके पीछे सुधीर कुमार वालिया की जी तोड़ मेहनत और लगन थी। अब तुम शादी कर डालो सुधीर, कब तक कुंवारे रहोगे यार, अक्सर सुधीर वालिया से उनके प्रशासनिक दोस्त मजाक में कहते, और वो सिर्फ मुस्कुरा कर बात टाल देते। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे खामोशी थी जिसे वो किसी के साथ साझा नहीं करते थे। तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक, जो उन्हें बहुत चाहते थे, उन्होंने अपनी किताब में पूरा एक खंड सुधीर वालिया को समर्पित किया है और उसमें उनकी खामोशी और उसकी वजह का जिक्र है। चैप्टर नंबर 8 में वो लिखते हैं, सुधीर अविवाहित थे और शुरू शुरू में अपने परिवार के बारे में ज्यादा नहीं बताते थे।
धीरे धीरे हमें उनके परिवार के बारे में पता चला। उनके पिता सेना से सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सुधीर अपनी मां को बहुत चाहते थे और उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। उनके एक छोटे भाई थे जो डिसेबल्ड थे और एक बहन जो तब कॉलेज में पढ़ती थी। भाई बहन में सबसे बड़े होने के कारण वो अपने परिवार के प्रति बेहद जिम्मेदार थे, इसीलिए अपनी शादी के लिए किसी जल्दी में नहीं थे। अब तक मेजर बन चुके सुधीर वालिया इस बीच कई बार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित अपने घर जाते थे। वो घर पहुंचते तो माँ की सूनी आंखें हर बार भर आती। बहन भाई खुशी से झूम उठते और रिटायर्ड पिता गले लगकर उन्हें खूब दुआएं देते। पिता कई बार देखते थे कि छुट्टी पर घर आने पर सुधीर सुबह के वक्त दौड़ लगाते और चौराहे पर खामोशी से खड़े हो जाते। घर के आगे वाली ढलान पर बने चौराहे पर खड़े मेजर सुधीर न जाने किसका इंतजार किया करते। एक बार पिता ने घर से निकलकर देखना चाहा। वो चौराहे पर पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो देखकर आंखें तर हो गईं। सुधीर चौराहे पर स्कूल जाते गरीब बच्चों को अपनी जेब में रखी टॉफियां और चॉकलेट बांट रहे थे। दोनों जेबों में टॉफी और चॉकलेट बच्चों को देते और कहते, खूब मन लगा के पढ़ना, ठीक है। मेजर सुधीर वालिया उन स्कूल जाते बच्चों में दरअसल खुद को देखते थे, अपना गुजरा हुआ कल देखते थे। वो चाहते थे कि ये गरीब बच्चे दुनिया की चमक दमक से डरकर ख्वाब देखना न छोड़ें। वो निडर होकर लड़ें और जीतें। हर लड़ाई सरहद पर नहीं लड़ी जाती। मेजर वालिया जब दिल्ली में प्रशासनिक पद पर तैनात थे, उसी वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच करगिल का ऐतिहासिक युद्ध शुरू हो गया। मेजर वो शख्स थे जो उस वक्त तक न जाने कितने एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में अपनी जांबाजी से दुश्मन को ढेर कर चुके थे। वो रैम्बो कहलाते थे क्योंकि उनको एक्शन पसंद था और सामने खड़ी मौत को आंखों में आंखें डालकर उसे चित्त कर देना उन्हें अच्छा लगता था। लेकिन अब वो खुद को दिल्ली के उस 15x20 के खूबसूरत कैबिन में रिपोर्ट्स और फाइल्स के बीच पा रहे थे। युद्ध क्षेत्र से आ रही सूचनाएं, उनके आधार पर बनाई जा रही अहम रणनीतियां, सुधीर उस सब का हिस्सा थे। लेकिन अंदर ही अंदर एक कसमसाहट थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। वो भी युद्ध क्षेत्र में जाना चाहते थे, लेकिन ये बात अपने कमांडिंग ऑफिसर से कहना मुश्किल था। आखिरकार उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक चिट्ठी लिखी और अपनी इच्छा बताई। जनरल वीपी मलिक ने अपनी किताब में लिखा है कि हम सुधीर का हौसला तोड़ना नहीं चाहते थे। मैंने उसकी आंखों में युद्ध में जाने की जो तड़प देखी थी, उसे देखते हुए मेरे लिए ना कर पाना मुश्किल था। हालांकि मुझे यह भी मालूम था कि वहां जबरदस्त खतरा है और सुधीर जरूरत से ज्यादा जोशीले हैं। 18 जुलाई 1999 को मेजर सुधीर वालिया दिल्ली से करगिल पहुंच गए। दिल्ली के झुलसा देने वाले गर्म मौसम से वो अचानक करगिल की कपकपाती ठंड में आ गए थे। आमतौर पर ऐसे मौकों पर जवानों को कुछ वक्त आराम के लिए दिया जाता है ताकि शरीर तापमान में आए बदलाव को सहन कर पाए, यानी अक्लेमेटाइज कर पाए। लेकिन मेजर वालिया फौरन मोर्चे पे जाना चाहते थे। उन्होंने कहा, सर मैं एक पहाड़ी हूं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। भारतीय सेना के रैम्बो सुधीर वालिया करगिल की इस तैनाती तक 8 बार बुरी तरह जख्मी हुए थे। कई बार तो मौत इतने करीब से निकली थी कि लगता था कि बचना मुश्किल होगा। कभी श्रीलंका में विद्रोहियों की गोलियों का सामना करते हुए, कभी सियाचिन की पहाड़ियों पर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए, कभी लोकल आर्मी ऑपरेशंस में घुसपैठियों पर वार करते हुए वो जान हथेली पर रख देते थे। लेकिन इस बार चुनौतियां कई गुना बड़ी थीं। मेजर सुधीर वालिया को जब तक वॉरजोन में जाने की परमिशन मिली, करगिल युद्ध अपने आखिरी चरण में था। ज्यादातर पाकिस्तानी हमलावर भाग खड़े हुए थे, लेकिन एक लोकेशन ऐसी थी जो अब तक पाकिस्तान के कब्जे में थी, और ये सबसे अहम ठिकाना था। इसका नाम था ज़ूलू रिज। घाटी में 17,000 फीट की ऊंचाई पर है ज़ूलू रिज पहाड़ी, जिसके टॉप पर पाकिस्तानी सेना जमी हुई थी। मुश्किल ये भी थी कि ऊपर जाते वक्त पाकिस्तानियों ने पूरे रास्ते में लैंड माइन्स बिछा दी थीं, इसलिए ऑपरेशन को जोश से ज्यादा होश से अंजाम दिया जाना था। 22 जुलाई 1999 की सुबह मेजर सुधीर कुमार वालिया अपनी टुकड़ी के साथ ज़ूलू रिज पर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ गए।
एक तो मुश्किल चढ़ाई, ऊपर से जमीन पर माइंस बिछी होने का खतरा। वो जोश और होश का संतुलन बनाते हुए जुलू रिज पर बढ़ने लगे। ठीक उसी वक्त कश्मीर से 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक अपनी पत्नी के साथ नाश्ते की मेज पर थे। सामने चाय का प्याला ठंडा हो रहा था, लेकिन उनके माथे पर फिक्र की लकीरें थीं। अचानक उन्होंने स्टाफ से फोन मांगा और 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जनरल कृष्णपाल को फोन लगाया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल से कहा कि सुधीर और उसकी टीम को तैनात करने में सावधानी बरतें। वो अति उत्साही नौजवान है और हमें उसे हमेशा जोखिम उठाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हालांकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक ने किसी के लिए ऐसा नहीं कहा था। वक्त बेचैनी में कटा, खबरें आती रहीं, धड़कनें बढ़ती रहीं, और शाम को आखिरकार खबर आई कि मेजर सुधीर वालिया जुलू रिज पर सैन्य कार्रवाई के दौरान बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। उनके चेहरे, छाती और कंधे पर गहरे जख्म हैं, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के साथ जुलू टॉप पर कब्जा कर लिया था। मौत 9वीं बार उन्हें छूकर निकल गई थी। इस कार्यवाही के अगले ही दिन कारगिल युद्ध की समाप्ति का औपचारिक ऐलान हो गया। 26 मई को भारत में जोर शोर से विजय दिवस मनाया गया। मेजर सुधीर वालिया ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वो वाकई रैम्बो हैं। करगिल युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी युद्ध क्षेत्र के आसपास के इलाकों पर नजर रखी जाती है। जंग खत्म होने के 1 महीने बाद सुधीर स्वस्थ हो गए और 9 पैरा कमांडो टीम के साथ कुपवाड़ा में तैनात थे। इसी बीच उन्हें खबर मिली कि कुपवाड़ा के हफरूदा जंगल में 20 आतंकवादी एक कैंप बनाकर छुपे हैं। पाकिस्तान जंग हार जाने की खिसियाहट अब आतंकवादी हमलों के जरिए निकाल रहा था। 28 अगस्त 1999 को मेजर सुधीर वालिया को एक गुप्त सूचना के जरिए उन आतंकवादियों की लोकेशन का अंदाजा मिला। वो फौरन एक्शन में आ गए और अपने साथ 5 पैरा कमांडो लेकर हफरूदा के घने जंगलों में निकल गए। जंगल की खाक छानते हुए उस सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन पर पूरा दिन गुजर गया, लेकिन आतंकवादियों का कोई निशान नहीं मिला। रात गुजर गई और सुबह के वक्त जब आंखों में नींद और जिस्म पर थकान हावी हो रही थी, अचानक मेजर सुधीर वालिया की नज़र पास से बहती हुई एक नहर पर पड़ी। उन्होंने देखा कि नहर में ताज़ा टूथपेस्ट का झाग नजर आ रहा है। वो चौकन्ने हो गए, यानी आतंकवादी आसपास ही थे। अभी थोड़ी सी छानबीन ही की थी कि उन्हें ठीक सामने एक कैंप दिखाई दिया। मजबूती से बनाए गए उस कैंप में कई आतंकवादी थे। मेजर सुधीर वालिया के साथ उस वक्त कमांडो खीमराम तो थे, लेकिन बाकी के कमांडो कहीं पीछे थे। मेजर ने किसी का इंतजार किए बिना ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। सामने से भी गोलियां चलने लगीं। हफरूदा का घना जंगल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। मेजर वालिया ने मौके पर 9 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, लेकिन उसी वक्त जब उन्होंने पलट कर देखा तो खीमराम जमीन पर औंधे गिरे हुए थे। खीमराम, खीमराम! वो चिल्लाए, लेकिन खीमराम शहीद हो चुके थे। मेजर वालिया भौसे से आगे बढ़े और एक चट्टान की आड़ लेकर पहले से 2 गुनी फुर्ती से फायरिंग करने लगे। तब तक बाकी के 4 कमांडो भी आ गए और सबने कैंप पर गोलियों की बौछार कर दी। रैम्बो एक बार फिर जीत के करीब थे। कैंप में इक्का दुक्का आतंकवादी ही बचे थे, लेकिन ठीक उसी वक्त एक आतंकवादी की गोली चली और मेजर सुधीर वालिया के पेट को चीरते हुए निकल गई। वो जमीन पर गिर पड़े। खून बहकर मिट्टी में जज्ब हो रहा था। बाकी के साथियों ने उन्हें फौरन बेस अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन मेजर ने मना कर दिया। कहा कि जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं होता यहां से हिलूंगा नहीं। वो वहीं रहे और जख्म को हथेली से दबोचे वायरलेस पर अपने कमांडोज को डायरेक्शन देते रहे। 35 मिनट के बाद जब मिशन पूरा हुआ तब उन्हें आर्मी हेलीकॉप्टर में बिठाकर अस्पताल ले जाया जाने लगा। लेकिन 9 बार मौत को चकमा दे चुके रैम्बो से 10वीं बार मौत जीत गई। खून ज्यादा बह जाने के कारण रास्ते में ही मेजर सुधीर कुमार वालिया शहीद हो गए थे।
उनके साथी कमांडोज की आंखों में आंसू थे और उन्हें याद आ रहा था मेजर का वो जुमला जो वो अक्सर कहा करते थे, आई वोंट डाई इन एन एक्सीडेंट और डाई ऑफ एनी डिजीज, आई विल गो डाउन इन ग्लोरी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रिटायर्ड सूबेदार रूलिया राम के घर पर उसी दोपहर एक फोन बजा। फोन उनकी बेटी आशा देवी ने उठाया। पहले मिल रही अधूरी जानकारी के मुताबिक उन्हें बताया गया कि मेजर जख्मी हो गए हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद एक और फोन आया जिसमें बताया गया कि उनका भाई देश की रक्षा करते हुए कुर्बान हो गया। शहीद मेजर सुधीर कुमार वालिया को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इस वाकये को 20 साल हो गए हैं, लेकिन उनके पिता रूलिया राम जी की आंखों के आंसू अब तक नहीं सूखे। बेटे की छोटी छोटी यादें बताते हुए उनका गला अब भी भारी हो जाता है। गांव वाले बताते हैं कि उन्होंने अक्सर सुबह के वक्त रूलिया राम जी को चौराहे पर खड़े होकर स्कूल जाते बच्चों को टॉफियां बांटते देखा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेजर सुधीर बांटा करते थे। शायद रूलिया राम जी को यकीन है कि कल इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई बड़ा होकर सुधीर वालिया जरूर बनेगा। शहीद मेजर सुधीर वालिया और उनके परिवार के इस जज्बे को हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। Major Sudhir Kumar, he was already a decorated soldier. He was Bharat Sena Medal. He was also recommended for a gallantry award during Kargil operations. अलंकरण समारोह Of course, he got संपन्न Ashok